आज का वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कशन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में फिर फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स या 3 ज़ोन्स होते हैं, ठीक है? उसमें ज़ोनो ग्लोमेरुलोसा, fasciculata एंड रेटिकुलरिस। और ये 3 टाइप्स के फिर हार्मोन क्रिएशन होती है हर ज़ोन से अलग-अलग। जो ग्लोमेरुलोसा है उसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, fasciculata से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रेटिकुलरिस से एंड्रोजेंस। इसको याद करने के लिए एक तो यही एक छोटा-सा निमोनिक है GFR, NMDA, GFR तो ठीक समझ आता है ज़ोन के अकॉर्डिंगली। और उसके दूसरी तरफ जो है वो MGA, दूसरा जो है एक हम लोग वो मैंने अपने लिए सोचा था वो GM भी हो सकता है, जनरल मैनेजर, राइट? ठीक है, जनरल मैनेजर मीन्स ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आ रहे हैं। दूसरा RA, रोमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है? रोमाटॉइड आर्थराइटिस RA से मुराद रेटिकुलरिस से एंड्रोजेंस आ रहे हैं। अब ये इनकी सिंथेसिस कैसे होती है ये हम बिल्कुल एंड पे डिस्कस करेंगे। उसकी भी एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है कि इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। और बाकी जो उनका है कि वो रेगुलेट कैसे होते हैं और वो उसके बाद काम क्या करते हैं बॉडी में, ये हम लोग जो है वो साथ साथ डिस्कस करेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन को हम रीनल फिजियोलॉजी में भी काफी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, सीबीएस में भी हम लोग बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं। इसकी रेगुलेशन जो होती है वो 2 तरह से होती है। एक तो इसकी वही ACTH के कंट्रोल में होता है, लेकिन ये ACTH के कंट्रोल में फुली नहीं होता है। इसका ज्यादा कंट्रोल जो है वो रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम से होता है। एंजियोटेंसिन 2 से इसकी सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट होती है। और दूसरा ब्लड में हाइपरकैलेमिया से। अगर हाइपरकैलेमिया होगा, एंजियोटेंसिन 2 ब्लड में मौजूद होगा, तो चाहे फिर उसके बाद ACTH का लेवल कोई भी हो, ये सिक्रीशन हो जाएगी। और टोनिक कंट्रोल बाय ACTH का मतलब ये टोनिक ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूसली ब्लड में प्रेजेंट है। ACTH प्रेजेंट है हर टाइम पे, ठीक है? ACTH कंट्रोल कर रहा है उसको, लो या हाई लेवल्स पे उस पे मौजूद है, लेकिन ज्यादा मेजर कंट्रोल जो है वो उसका पॉजिटिव फीडबैक का एंजियोटेंसिन 2 का है और हाइपरकैलेमिया का है। एट्रियल नाइट्रोक्यूरेटिक पेप्टाइड का हमने देखा था कि एट्रियल जो है हमारा स्ट्रेच के थ्रू जो है वो एट्रियल रिफ्लेक्स के थ्रू उसका नेगेटिव फीडबैक था। एट्रियल वॉल्यूम ज्यादा हुआ, स्ट्रेस ज्यादा हुई, उसकी वजह से जो है वो वॉल्यूम डिप्लीट करने के लिए उसका नेगेटिव इफेक्ट हो गया। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम लोगों ने इसको इस तरह से याद रखना है कि इंक्रीज सॉल्ट के साथ इंक्रीज वाटर, तो सॉल्टी वाटर ज्यादा है, ठीक है? सॉल्टी वाटर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? हाइपरटेंशन कॉज कर देगा वो। और उसके अलावा सोडियम पोटेशियम ATPase और सोडियम हाइड्रोजन ATPase से आपने याद रखना है, सिर्फ एक क्विक याद रखने के लिए आपने ऐसे याद रखना है कि जब सोडियम ज्यादा होगा तो सोडियम पोटेशियम ATPase और सोडियम हाइड्रोजन ATPase का फंक्शन याद रखना है कि वो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सक्रीशन पोटेशियम की और हाइड्रोजन की ज्यादा हो जाएगी। 2 चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, सोडियम और वाटर, 2 चीजें ही एक्सक्रीट हो रही हैं, पोटेशियम और हाइड्रोजन, सोडियम पोटेशियम ATPase, सोडियम हाइड्रोजन ATPase। इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वाटर ज्यादा है, सोडियम भी ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज्यादा हो गया, उससे ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो गया, ब्लड में पोटेशियम कम हो गई, एक्सक्रीशन तो ज्यादा हुई है, हाइड्रोजन भी ब्लड में कम हो गई, पीएच ज्यादा होगी, इसका मतलब हाइपोकैलेमिया भी हो रहा है और इसका मतलब ये है कि अल्कलोसिस भी हो रहा है। इन्हीं सारी चीजों को अगर हम लोग यूसी का क्विक रिव्यू है, ठीक है? ADH ANP ब्लड प्रेशर कंट्रोल का जो हमारा था और उसके बाद जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के थ्रू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्लाइड मैंने फिर भी ऐड की हुई है, आप लोग इस स्लाइड पर रिव्यू कर सकते हैं अगर कोई इशू हो। कौन सिंड्रोम में आपने इसके सारे के सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस को जो है ना वो ज्यादा कर देना है। कौन सिंड्रोम में सिर्फ एल्डोस्टेरॉन ज्यादा होगा, ट्यूमर है, एल्डोस्टेरॉन ज्यादा बना रहा है, ठीक है? एल्डोस्टेरॉन जब वो ज्यादा बना रहा है तो एल्डोस्टेरॉन के सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ही ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? हाइपरटेंशन हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा, वाटर रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसकी वजह से जो है वो एडीमा भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे करना है, इसमें हमारे पास रेनल लेवल्स लो होंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग देखें इसमें एल्डोस्टेरॉन बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आ रहा था कलेक्टिंग डक्ट्स पे, वहां जाके जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सोडियम और वाटर की जो है रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, पोटेशियम की जो है वो एक्सक्रीशन करवा रहा था बिल्कुल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स पे, और रेनन जो है वो उस प्रोसीजर के स्टार्ट में आ रहा था। अब अगर एक ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे सोडियम बॉडी के पास ज्यादा है, बॉडी हाइपरटेंसिव है, तो बॉडी तो रेनन की एक्सक्रीशन को ऑटोमेटिकली कम करवाएगी,
ठीक है, तो रेनन तो बेचारा लो होगा, लेकिन ये रेनन के कंट्रोल में है ही नहीं, इट्स नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ रेनन एनीमोर, ये तो ऑटोनोमस प्रोडक्शन इसकी हो रही है, ठीक है, तो इसलिए रेनन तो लो हो जाएगा। दूसरी चीज हम देखेंगे रेनन टू एल्डोस्टेरोन रेशियो, रेनन की भी मेजरमेंट की, एल्डोस्टेरोन की भी मेजरमेंट की। अब नॉर्मली क्या होता है कि रेनन टू एल्डोस्टेरोन रेशियो बैलेंस चल रही होती है कि जितना हाई रेनन होगा उतना ही हाई एल्डोस्टेरोन होगा। यहाँ पे उल्ट होगा कि यहाँ पे जो है वो रेनन की रेशियो कम और उसकी एल्डोस्टेरोन की जो है वो ज्यादा हो जाएगी, तो हाई रेनन टू एल्डोस्टेरोन रेशियो हमारे पास आ जाएगी। सॉल्ट लोडिंग टेस्ट के बाद इसमें यह है कि हम पेशेंट को सॉल्ट देंगे, सॉल्ट देने से खुद सोचे कि जब मैकुलर डेंसा के पास सॉल्ट ज्यादा आ रहा है, उसको वाटर कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, उसको सोडियम कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, वो रेनन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन इसमें सॉल्ट लोडिंग के बावजूद रेनन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, एल्डोस्टेरोन फिर भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एसीटीएच पे इसका इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि एसीटीएच इसकी रेगुलेशन में लेस रोल प्ले कर रहा है, बाकी जो है वो ज्यादा कर रहे हैं। सीटी स्कैन एब्डोमेन करवाएंगे देखने के लिए कि आया वाकई ट्यूमर पड़ा हुआ है या नहीं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूरेटिक्स हमने देख लिया, तो स्पाइरोलैक्टोन देंगे तो उसकी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगी, कॉन सिंड्रोम का सर्जिकल ट्रीटमेंट, ट्यूमर निकाल देंगे, सर्जरी हो जाएगी, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यहाँ पे हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और हाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है, इसमें आपने यही वाली बातें याद रखनी है। लो वाली जो कंडीशन है उसमें ये अकेला नहीं होता, लो वाली कंडीशन में ओवरऑल जब एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है तो उसमें इसका भी पार्ट आ जाता है, उसमें ये सारी चीजें आपने अपोजिट कर देनी है और वो टोटल एड्रिनल इनसफिशिएंसी में आता है ना, तो उसमें तीनों चीजें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और हमारे जो एंड्रोजन है वो कम होंगे, इसलिए आपने इसका अलग से सिंड्रोम को जिसमें सिर्फ एल्डोस्टेरोन की कमी हो, अब वो वाला नहीं है, वेरी रेयर है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दें। नो क्वेश्चंस? Salt loading test, explain that. सॉल्ट लोडिंग टेस्ट में क्या है, सिंपल आसान वर्ड्स में अगर देखें हम लोग, सॉल्ट लोडिंग में क्या है, आपने या मैंने सॉल्ट लिया, ठीक है, नमक खाया, नमक खाने से क्या होगा, उतना ही ज्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सॉल्ट जाएगा, सॉल्ट जब ज्यादा जाएगा उससे क्या होना चाहिए, फिल्ट्रेट में ज्यादा गया, आगे से आगे फिल्ट्रेट में ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब है कलेक्टिंग ड्रग्स पे, मैकुलर डेंसा पे भी ज्यादा जा रहा है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में, ठीक है। तो मैकुलर डेंसा ने डिटेक्ट क्या करना है, लो सॉल्ट को, हम हाई सॉल्ट दे रहे हैं, ज्यादा सॉल्ट जाएगा तो मैकुलर डेंसा के पास एक्टिवेशन की कोई वजह नहीं है, उसके पास ना तो लो ब्लड प्रेशर है ना उसके पास जो है वो लो सॉल्ट कंडीशन आ रही है, तो वो रेनम को एक्टिवेट नहीं करेगा, रेनम को एक्टिवेट नहीं करेगा तो एंजियोटेंसिनोजन के साथ जाकर वो काम नहीं करेगा, उससे एंजियोटेंसिन 1 और फिर अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि सॉल्ट लोडिंग टेस्ट के बाद भी, इसका मतलब सॉल्ट लोडिंग टेस्ट के बाद नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए, रेनन भी कम होना चाहिए और एल्डोस्टेरोन भी कम होना चाहिए, रेनन का नीचे वाला पूरे पाथवे सारा सारा इनहिबिट होना चाहिए, हर चीज कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे होता ये है कि सॉल्ट लोडिंग के बावजूद रेनन तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नॉर्मल रिस्पॉन्स देता है, कम होता है, एल्डोस्टेरोन तो पैथोफिजियोलॉजिकली ज्यादा का ज्यादा ही रहता है, वो कम नहीं होता, वो रेनन के कंट्रोल में ही नहीं रहता, ठीक है। और इसमें हम लोग 6 ग्राम्स पर डे तक इंक्रीज करने का कहते हैं 3 डेज के लिए। सोडियम क्लोराइड के टेबलेट्स हम पेशेंट को दे सकते हैं, तो उसको 3 ग्राम्स पर डे तक का जो है हम टारगेट देते हैं, नॉर्मली ऑलमोस्ट 2 ग्राम्स पर डे तक जाता है, हम लोग 6 ग्राम पर डे तक एक दिन में देते हैं फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज, इसको हम कहते हैं ओरल सॉल्ट लोडिंग टेस्ट, ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके गुड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं हम लोग। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किस जोन से आ रहे थे, एनीवन? वेसिकुलर, बिल्कुल ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ रहे थे फेशिकुलेटा से, ये भी हार्मोन्स हैं, ठीक है। इसमें हमारी बॉडी का जो एक आप कह लें कि एक एग्जाम्पलरी हार्मोन है जो होता है वो कोर्टिसोल है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं और इसी तरह से जो है वो हमने सिंथेटिक भी बहुत सारे बना लिए हुए हैं,
आप लोगों का क्वेश्चन बहुत दफा आता है कि रिलेटिव पोटेंसी जो है वो किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। सबसे ज्यादा होती है डेक्सामेथासोन, उसके बाद फ्लुड्रिकोर्टिसोन, देन ट्राइमसिनोलोन की और मिथाइलप्रेडनिसोलोन की इक्वल, प्रेडनिसोलोन, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आप यू हैव टू रिमेंबर इट जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे ये है कि इन सब की मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी उसके मुकाबले में कम होती है। फ्लूइड कॉर्टिसोल अलबत्ता यहाँ पे जो है, ठीक है, हियर इसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा। सबसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इनमें से सबसे ज्यादा इसकी है, बाकी सबकी जो है वो बहुत कम। ठीक हो गया। अब रेगुलेशन किस तरह से होती है, ये टिपिकल मैकेनिज्म चाहते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास उसने सिग्नल भेजा आई नीड कोर्टिसोल, एंटीरियर पिट्यूटरी ने सेक्रीट किया एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वहां से गया जाके एड्रिनल ग्लैंड को उसने मैसेज दिया आई नीड कोर्टिसोल, और उस मैसेज के जवाब में एड्रिनल ग्लैंड ने कोर्टिसोल रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये ट्रॉपिक हार्मोन है। ट्रॉपिक हार्मोन जिसमें इंटरवेनिंग ग्लैंड बीच में आता है, दैट इज ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन हो गया। अब ये हाइपोथैलेमस को मुसीबत कहाँ से पड़ी कि उसको कोर्टिसोल चाहिए। वो बॉडी में कोई चीजें डिटेक्ट करता है जिसके बाद हाइपोथैलेमस कहता है वो नीड कोर्टिसोल। वो चीजें फाइट फ्लाइट की हमारी जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, स्ट्रेस है किसी भी किस्म का, फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस है उसमें होगा। तो इमोशनल स्ट्रेस में, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस, पेन जिसमें आ सकती है हमारी बॉडी, अगर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से स्ट्रेस में, हाइपरटेंशन की वजह से, फीवर की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या बॉडी में जो है वो एड्रेनलिन ड्राइव, जैसे रनिंग में, स्पोर्ट्स में जो है वो एड्रेनलिन ड्राइव ऐसे हो सकती है एंडोजिनसली के बाहर से अगर दी है, ठीक है, ये हिस्टामिन्स बहुत ज्यादा आई हैं इन्फ्लेमेशन के पार्ट के तौर पे, वहां पे इन सारी कंडीशंस में सीआरएच को ये स्टिमुलस देगी बॉडी कि आई नीड कोर्टिसोल, आई नीड हेल्प। ठीक है, और यही जो कोर्टिसोल रिलीज होगा जब ये सफिशिएंट होगा बॉडी के पास, तो ये जाके हाइपोथैलेमस को कहेगा कि आई एम प्रेजेंट हियर, आई एम सफिशिएंट, और हमें जो है वो नहीं चाहिए, वो नेगेटिव फीडबैक आ गया। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी जो है सर्केडियन रिदम में नॉर्मली ये करती है कि अर्ली मॉर्निंग पे जो है वो कोर्टिसोल के लेवल्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए कोर्टिसोल वाले इश्यूज जो हमारे पास आते हैं उसमें हम देखेंगे अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल्स हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कशिंग सिंड्रोम में। ठीक है, उसके पीछे ये होता है कि सर्केडियन रिदम में नेचुरली बॉडी ने उस टाइम पे जो है वो ज्यादा सिक्रेट करना होता है, तो हम भी उस टाइम पे फिर मेजर करते हैं उसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकली जब ज्यादा आ रहा होता है। अब इसकी जो है वो हम देखते हैं वही बात, सिक्रेशन देख ली किस तरह से हो रही है। अब इसके जो है यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी एक छोटी सी बना दी है कि बॉडी जो है किसी किस्म के भी स्ट्रेस में होगी, उसकी वजह से जो है वो ज्यादा सीआरएच, एसीडीएच, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल और एसीडीएच दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं सीआरएच को, वी डोंट नीड मोर कोर्टिसोल। अच्छा, यहाँ पे फिर से अब जो हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कोर्टिसोल, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। उन बहुत सारे कामों में सबसे पहला काम है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है बॉडी की। मेटाबॉलिज्म में जो इसकी हेल्प करता है, अगर आप लोग एक क्विक इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसने जो हमारे पास सबसे छोटे कार्ब्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स है ना, उनको बनाना है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को और फैटी एसिड्स को बॉडी में इंक्रीज करना है। ठीक है, अब ग्लूकोज किस किस तरह से बॉडी में इंक्रीज हो सकता है, एनीवन? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से। बिल्कुल, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का, क्योंकि हमने देखा था लो ब्लड ग्लूकोज कंडीशन में जनरेट होता है ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। उसके अलावा ये उसको एक्सेसिव को स्टोर भी कर देगा, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन, बड़ी प्रोटीन से छोटी कैसे बनेगी? कैटाबोलिज्म के थ्रू, डिग्रेडेशन कैटाबोलिज्म, बिल्कुल, वेरी गुड। प्रोटीन की कैटाबोलिज्म करेगा, अमीनो एसिड्स हमें दे देगा। अब लिपिड से छोटे फैटी एसिड कैसे बनेंगे? लाइपोलाइसिस।
लाइपोलाइसिस, वेरी गुड, ठीक है, हो गए 3 काम इसके मेटाबॉलिज्म के, ठीक है। अब जब इसने ये बॉडी को ये सारी चीजें देनी है, इसका मतलब ये बॉडी को ये भी स्टिमुलेट करेगा कि बाहर से भी ये सारी चीजें लो, खाओ, ठीक है। इसका क्या मतलब, क्या इंक्रीज होगा, एपेटाइट, ठीक है। एपेटाइट भी इंक्रीज हो गई, एपेटाइट के थ्रू भी और वैसे भी डिग्रेडेशन के थ्रू भी इसने ये सारी चीजें बॉडी को प्रोवाइड कर दी। अब जहां पे ग्लूकोज ज्यादा होता है वहां पे इंसुलिन को क्या मसला होने का खतरा होता है, डिक्रीज होता है। इंसुलिन को तो ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, हाँ, नॉर्मली इंक्रीज इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, और ये फिर ये करता है कि जहाँ पे ये पूरा का पूरा हमें समझ आ रहा है ना कि इंक्रीज हेपेटाइट वाला और ग्लूकोज वाला सारा फिनोमेना है, इसका मतलब बॉडी को फैट कर रहा है। तो जब इस तरह की बॉडी होती है तो उसमें इंसुलिन का क्या होता है, रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसने फिर क्या क्या किया, इंक्रीज ग्लूकोनेजेनेसिस भी कर दी, ग्लूकोज को स्टोर यानी ग्लाइकोजन भी ज्यादा कर दी, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी कर दिया, लाइपोलाइसिस भी कर दिया, एपेटाइट भी इंक्रीज कर दी, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ा दी। मेटाबॉलिक इफेक्ट याद हो गए ग्लूकोज, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। यस ओके ओके गुड। अब इसके बोन पे भी होने हैं, बोन पे इसने क्या करना है कि अगर आप लोग 1 वर्ड में याद रखें तो इसने क्या करना है, इसने बोन को ऑस्टियोपोरोसिस करवाना है, बोन वीक करनी है। वो किस तरह से होगा, न्यू बोन बनने नहीं देगा, न्यू बोन बनने नहीं देने का क्या मतलब है कि इनहिबिशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, काम नहीं करें। ऑस्टियोब्लास्ट काम नहीं करेंगे, वेरी गुड, इनहिबिशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। और दूसरा जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट एपोप्टोसिस को डी इनहिबिट कर देगा, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इनडायरेक्टली ज्यादा करता है कि ऑस्टियोक्लास्ट एपोप्टोसिस यानी ऑस्टियोक्लास्ट उठाने नहीं देता, पड़े रहते हैं, बोन को खाते रहते हैं, हो गई बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा, ठीक है। फिर ये गट से कैल्शियम को डाइजेस्ट भी नहीं होने देता, तो इस तरह से बोन्स वीक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसके इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स आते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव अलग से एक मिनट डिस्कस करते हैं अभी। वुंड हीलिंग को जो है ये डिक्रीज करता है, ठीक है, वुंड हीलिंग नहीं होने देगा, कैटेकोलामिन्स के इफेक्ट को जो है वो एनहांस करेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए कशिंग में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। माइल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट को हमने देखा है कि बेशक सारे बड़े स्ट्रॉन्ग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, इनका माइल्ड सा मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट होगा, तो जो पीछे मिनरलोकॉर्टिकॉइड के काम पड़े हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, पोटाश कम, सोडियम ज्यादा, वो सब भी हो जाएगा, हो गया। अब इम्यूनोसप्रेशन जो इसकी होती है या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, वो 2-3 तरह से होते हैं। कुछ चीजों को ये कम करता है, कुछ चीजों को ये ज्यादा करता है, ठीक है। ज्यादा वाली पहले देख लेते हैं। आरबीसीज को ज्यादा करता है, प्लेटलेट्स को ज्यादा करता है, न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स को यानी ज्यादा करता है, कर दिया इसने ज्यादा। बाकी चीजें जो है वो इसने कम कर देनी है, ज्यादा कम करके आप लोग इस तरह से याद रखते हैं, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज ज्यादा करता है, लेकिन डब्ल्यूबीसीज में से सिर्फ न्यूट्रोफिल्स को ज्यादा करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा हो जाता है। 3 चीजें ज्यादा हो गई, बाकी पीछे क्या चीज रहेगी, मैंने आपको स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स बताए, पीछे क्या रह गया, lymphocyte and also eosinophils. वेरी गुड। डॉक्टर एजाज वारिस ने आपको बड़ा अच्छा सा लेक्चर दिया था हेमाटोलॉजी पे भी और वैसे भी इन्फ्लेमेशन पे भी। लिम्फोसाइट्स काम क्या करते हैं, जरा ये तो बताइए। Body defense. बॉडी डिफेंस किस तरह से, इम्यूनिटी, कौन कौन सी, Cell mediated. वेरी गुड, और एंटीबॉडी मीडिएटेड, वेरी गुड, वो भी इन्हीं के थ्रू हुई हो रही थी ना। Yes. 2 स्पेसिफिक टाइप्स होती है, कौन सी, आगे से लिम्फोसाइट्स को अगर देखें बी और टी होगी एंटी लिम्फोसाइट। वेरी गुड,
उनमें से सेल मीडिएटेड कौन सी करवाता है? T lymphocytes. और हमारी जो है वो दूसरी एंटीबॉडीज वो कौन सा प्रोड्यूस antibody कर रहा था? वो B lymphocytes. जबरदस्त। तो इसका क्या मतलब है? बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो गए, इम्यूनिटी ज्यादा हो गई, अगर सॉरी कम हो गई, इम्यूनिटी कम करवा ली, ठीक है। बी टी सेल भी हो गए इनहिबिट। दूसरा ये कि ये इन्फ्लेमेशन को भी जो है वो इनहिबिट करता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? इसमें मेरे ख्याल से Histamine, इंटरल्यूकिन 2, बिल्कुल जबरदस्त। हिस्टामिन है और ल्यूकोट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जी। बिल्कुल Bradykinin. हाँ बिल्कुल इंटरल्यूकिन उसमें 2 प्रोडक्शन इनहिबिशन भी। वेरी गुड। इंटरल्यूकिन 2 को भी कम करवा देगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, मास्ट सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देगा, हिस्टामिन को रिलीज नहीं होने देगा, सब कुछ इन्फ्लेमेशन करवा दी स्टॉप इसने, ठीक है। इस तरह से बॉडी में फिजियोलॉजिकली इसने करवा दी, राइट। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। इसमें अभी तक कोई मसला? No. जबरदस्त। ये उसी की जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मुझे मतलब डायग्रामेटिक मेमोरी जो है वो समटाइम्स बेहतर होती है इसी तरह से डिस्कशन के साथ भी, इसलिए मैंने ये डाल दी हुई है। इसको भी आप देख सकते हैं। इसी डायग्राम में अगर आप अपने 2-3 पॉइंट्स ऐड कर लें तो सारी ये वाली हो जाएंगी। ये मैंने अलग से वही वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, उसमें आप लोगों ने सब कुछ कम करवा दिया, वेरी गुड, ठीक है। और इसी तरह से इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी इसके आ गए, डाल दिया। अब आ गया कि अब वही बात अगेन आ गई कि बॉडी में ये नॉर्मल कंडीशंस में सब कुछ हो रहा था, अब नॉर्मल कंडीशंस हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम भी हो सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों तरह से पैथोफिजियोलॉजी आ सकती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम करवाते हैं हम लोग एड्रिनल इनसफिशिएंसी में, ज्यादा करवाते हैं हम कौन सा सिंड्रोम? एडिशन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की ज्यादा पूछ रही हूँ, एक्सेस ऑफ कशिंग, वेरी गुड, जबरदस्त। चलो अब इसकी फिजियोलॉजी देखते हुए आप लोग मुझे बताओगे कहाँ कहाँ पे मसला होगा? अगर तो कशिंग हो सकता है, कहाँ कहाँ पे मसला होगा तो कोर्टिसोल ज्यादा आएगा? मैम ACTH ज्यादा होने से, वेरी गुड, जबरदस्त। एड्रिनल का ट्यूमर होने से, एक्सोजिनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने से, जबरदस्त। ट्यूमर इसका से मतलब ये है, बिल्कुल जबरदस्त। इसका Cushing मतलब ये disease हुआ, अलग होती है और syndrome अलग। वेरी गुड। इसका मतलब ये हो कि दो तरह से ज्यादा हो सकता है, या तो एसीटीएच ज्यादा हो या कोर्टिसोल को ज्यादा हो, राइट। एसीटीएच कहाँ से रिलीज हो रहा था? पिट्यूटरी से। एसीटीएच अगर ज्यादा हुआ ऊपर से आया तब भी कशिंग हो जाएगा। अगर एसीटीएच पिट्यूटरी से नहीं आ रहा, कहीं एक्टोपिकली रिलीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जैसे बॉडी में होता है, कौन सा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एसीटीएच? स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सेल कार्सिनोमा। शाबाश, वेरी गुड। स्मॉल सेल बहुत नोटोरियस है, बहुत सारी चीजें रिलीज कर रहा होता है, जिसमें से एक एसीटीएच भी है। इसने कल और क्या रिलीज किया था कल वाले लेक्चर में? जबरदस्त, वेरी गुड। तो मतलब यू आर पेइंग अटेंशन। तो दो दो तरफ से अगर एसीटीएच आए इसका मतलब कोर्टिसोल ज्यादा कर सकता है, पिट्यूटरी से है या एक्टोपिक है। कोर्टिसोल खुद ब खुद कैसे ज्यादा हो सकता है? या तो हम खा लें कोर्टिसोल, ट्यूमर, मैम ट्यूमर हो जाए एड्रिनल कॉर्टिकल। बिल्कुल, एक्सोजिनस या एंडोजिनस। एक्सोजिनस बाहर से हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर एग्जांपल एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के पेशेंट आप खुद ही खाते रहते हैं, बेसिकली वो भी इन्फ्लेमेशन कम कर रहे होते हैं ना, अपने सिम्टम्स रिलीव कर रहे होते हैं, ठीक है। उनको अंडरलाइंग मैकेनिज्म नहीं पता होता, पर उनको ये बताता कि अगर हम ये खाएंगे तो हमारी तबीयत बेहतर हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी। एक्सोजिनस ले लिया। दूसरा एंडोजिनस। एंडोजिनस एड्रिनल के मसले। एड्रिनल के मसलों में एड्रिनल का क्या मसला हो सकता है? एड्रिनल जो है वो ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है, कार्सिनोमा भी हो सकता है, राइट। एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सूडो कशिंग सिंड्रोम, उसके बारे में आइडिया है किसी को? किसको कहते हैं? सूडो कशिंग भी इसी जो है वो डोमेन में आता है ना, ठीक है। उसमें ये होता है कि इनमें से कोई भी मसला नहीं होता
सूडो कशिंग सिंड्रोम है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कशिंग लाइक फीचर्स आ रहे होते हैं। रीजन उसकी ये होती है कि जिस तरह से अल्कोहलिज्म है, कोई पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक जिसकी ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरह से कशिंग सिंड्रोम जैसे उसमें सारे के सारे जो है वो फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन रीजन जो है वो उसमें डायरेक्टली ये वाले एक्सिस की नहीं होती, यानी एड्रिनल पिट्यूटरी एक्सिस की नहीं होती, राइट। तो सूडो कशिंग में फिर जो है वो अल्कोहलिज्म में अल्कोहलिक्स जो हैं उनमें इस तरह की कंडीशन आ सकती है। ठीक हो गया। मैम कुशिंग पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम और डिजीज में मेनली क्या फर्क है अपार्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ एसीटीएच? कुशिंग डिजीज और सिंड्रोम में तो वही एटियोलॉजी का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और दूसरा यही है कि एसीटीएच का यही मेजर यही है, बाद में मैनिफेस्टेशंस तो सेम ही रहनी है ना, आगे जाकर काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। एटियोलॉजी के डिफरेंस पे ही हम इसको जो है वो कह देते हैं कि ये डिजीज है, ये सिंड्रोम है, ठीक है। मैम इसमें कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड और अदर जो है एड्रिनल वाले ग्लैंड्स की भी मतलब हो सकती है एक्सेस, बाकी एसीटीएच जो है उसमें नहीं होगी, ये वाला भी एक डिफरेंस होता है शायद। हाँ बिल्कुल, ये वाला भी एक डिफरेंस आ सकता है। वेरी गुड, क्योंकि हमने देखा कि एसीटीएच की जो है वो सिर्फ टोनिक है ना उसकी, स्मॉल मिनरल कॉर्टिकॉइड, लेकिन वही बात है कि किसी हद तक क्योंकि टोनिक कंट्रोल तो एसीटीएच का है, तो स्मॉल कंट्रीब्यूशन उसकी भी हो सकती है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं ना होती मेडिसिन में चीजें, हाँ, लेकिन ये है कि ज्यादा सिंड्रोम में ये वाला जो है वो डिफरेंस आ जाएगा बिल्कुल मिनरल कॉर्टिकॉइड वाला, और डिजीज में ये वाला इफेक्ट जो है वो कम आएगा, ठीक है। वेरी गुड। अब यही जो मैम हमने डिजीज में मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा होते हैं या सिंड्रोम में? क्योंकि एसीटीएच का इफेक्ट की वजह से जो सब पे इफेक्ट होगा तो इस वजह से वो ज्यादा नहीं होंगे। देखिए इसमें ये है कि एसीटीएच के डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा है कि हमने एसीटीएच कंट्रोल कितना कर रहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, अभी फर्स्ट स्लाइड में हमने यही तो देखा था, माइल्ड कर रहा। बिल्कुल माइल्ड सा कर रहा था, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है उस पर कम था, राइट। दूसरी बात ये कि हमारा जो इन इस कॉर्टिसोल है, क्या उसमें थी मिनरलोकॉर्टिकॉइड इंटरनल, उसमें थी ना, मतलब उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इसकी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ी सी और क्या चीज है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैम जी कुशिंग जी डिजीज और सिंड्रोम को एटियोलॉजी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं ना इस एटियोलॉजी को, कि लाइक अब इनमें डिफरेंस देखें तो पहले एसीटीएच का आ जाता है, ये हम सबको पता है जो फेमस, फिर हम प्रिवलेंस के बेसिस पे देख हाँ सकते हैं कि कुशिंग डिजीज जो है वो मोर कॉमन होती है विमेंस में, मेंस में नहीं, पर कुशिंग सिंड्रोम किसी में भी हो सकता है क्योंकि उसका बाहर से काज आ रहा होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा का अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा कुशिंग डिजीज काज करा देता है, पर कुशिंग सिंड्रोम जरूरी नहीं है वो करा दे। कैंसर कभी भी कुशिंग डिजीज नहीं करा सकता, पर कैंसर की वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। हाँ ऐसे हम बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसेस में भी डिफरेंशिएट हाँ कर सकते बिल्कुल, हैं ना। हाँ ये इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग ये कहें कि फिजियोलॉजी मतलब उसकी जो है वो टेस्ट का भी जस्ट अभी अगर टेस्ट पढ़ेंगे ना तो सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आएगा जहाँ से डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये देखिए कि उसके पैथोलॉजिकल फीचर्स में अगर आप लोगों को कोई मिल जाए अलग अलग फीचर, तो वो नहीं है ना। पैथोलॉजिकल फीचर्स तो आपने कॉर्टिसोल ने ज्यादा करवाया हुआ है, पैथोलॉजिकल फीचर्स तो उसके सेम आएंगे, ठीक है। तो टेस्ट भी आगे इसका डिफरेंट आएगा एक जगह पे, वहां पे भी हम इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, लेकिन मेजर अंडरलाइन एक चीज क्या है, अगर हम वन वर्ड में कहें कहाँ पे फर्क आ रहा है, तो वो कहाँ पे आ रहा है, इटियोलॉजी का आ रहा है, ठीक है। लेकिन सिम्टम्स इसके जो है वो कॉर्टिसोल वाले ही आएंगे, कॉर्टिसोल एक्सेस के। हाँ बिल्कुल कॉर्टिसोल एक्सेस वाले आएंगे, सही सही। ठीक है, राइट। ये क्लियर हो गया। डिस्कस यस करें मैम। अब इसके कहाँ पे फीचर्स आएंगे। अब यही जो आप लोगों ने पीछे सारी बातें पढ़ी हैं इन्हीं को ज्यादा करवा दो, ठीक है। हम इन्हीं के जो है वो सारे के सारे जो इसके फीचर्स थे उन्हीं को अगर हम लोग खराब करवा दें, इसका मतलब है कि कुशिंग सिंड्रोम पे आ जाएंगे। सिस्टम बाय सिस्टम अगर हम लोग चले स्टेप बाय स्टेप देखें, स्किन पे सबसे पहले क्या क्या चेंजेस आएंगे। थिनिंग ऑफ स्किन, वेरी ब्रूजिंग, गुड, और स्ट्राया। वेरी गुड, और बेसिकली कोलेजन सेंट्रीपीटल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो है वो अब कोलेजन सिंथेसिस को इम्पीड कर रहा था ना, उसकी वजह से वुंड हीलिंग खराब हो रही थी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, और इस तरह से पैथोलॉजिकल कंडीशंस में जो हमारी नॉर्मल स्किन है वो भी खराब हो जाएगी। वुंड हीलिंग से भी पहले बात नहीं जाएगी, होगी स्किन की चेंजेस।
सीएनएस में क्या क्या मसले आ सकते हैं? पिगमेंटेशन भी है। हाँ बिल्कुल, पिगमेंटेशन है, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, मतलब वो ब्रूजेबिलिटी है ना, इस ब्लूइश डिस्कलरेशन आ सकती है। अब सीएनएस में क्या मसला आ सकता है? साइकोसिस। साइकोसिस, वेरी गुड। ठीक है, उस पेशेंट को जो है वो डिप्रेशन और साइकोसिस हो सकता है, जबरदस्त। उससे नीचे आ जाए हम लोग, नेक पे क्या होगा? मैम फैट पेट्स हो गए, बफलो हम्प होगा। ठीक है, फेस Buffalo उसका क्या hump. होगा? फेस उसका क्या होगा? मून फेस होगा। मून Moon शेप face. ठीक है, और उसके अलावा उसको जो है वो एक्ने भी होगी। एक्ने कहाँ से आ रही है? एंड्रोजन एक्सेस की वजह से, जो इसका स्टेरॉइड एंड्रोजन इंड्यूस। की वजह से स्लाइट एंड्रोजन इफेक्ट भी तो दे रहा है ना। ठीक है, इसी तरह से इसका जो है वो पेप्टिक अल्सरेशन करवाता है। स्टमक की जो है वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर को खराब करता है, वहां से पेप्टिक अल्सरेशन करवा देता है। डाइजेशन से रिलेटेड इसके इश्यूज हो सकते हैं। फिर हमें सारे के सारे जो उसके पड़े हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया इंक्रीज ग्लूकोज की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से करवाएगा। ठीक है, इंक्रीज फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करवाए थे, तो इसका क्या मतलब है? ओबेसिटी होगी। और ओबेसिटी स्पेशली कौन सी होगी इसमें? सेंट्रीपिटल। सेंट्रल। ठीक है, जिस तरह से इसको, ठीक है, इसकी जो है वो हमारे जैसे एपोलोना स्टिक हो जाए की तरह की बॉडी हो जाएगी। ठीक है, वहां से हमने वो करवाया, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि मसल वेस्टिंग भी हो सकती है। इसी की वजह से जो है वो फर्दर स्किन थिनिंग जो है, लैक्सिटी उसकी वजह से भी आ जाती है, नीचे से मसल मैस खराब हो रहा होता है। राइट, बोन्स हमने पहले ही इसके जो है ऑस्टियोपोरोसिस पोटेंशियल देख लिया, तो बोन्स को ऑस्टियोपोरोसिस करा देगा, वहां पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी करवा देगा। ठीक हो गया। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस भी इसमें आ सकती हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास और क्या हो सकता है इसकी वजह से? फिर बाकी जो है वो हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, उनके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे उनकी कॉम्प्लिकेशन भी हमारे पास सारी आ सकती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर? ये वाली सारी बातें भी हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरएल्कलीमिया, हाइपरकलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है वो इसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड लाइक फीचर की वजह से होगा। हाइपरग्लाइसीमिया इसकी अपनी, हाइपरलिपिडीमिया भी इसका जो है वो अपना फीचर है, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, ट्राइग्लिसराइडीमिया है। ये को शायद न्यूट्रोफिल ज्यादा कर रहा था। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोपीनिया, इओसिनोपीनिया, वही काम सारे एग्जैजरेट कर देंगे, ये जनरल बॉडी फाइंडिंग समझेंगे। राइट, अब ये वाला आ गया, इस पे आप लोग कह रहे थे कि कुशिंग है कि नहीं है, और अगर है डिजीज है तो सिंड्रोम। ठीक है, स्लाइड क्लियर है? स्लाइड में तो नहीं किसी को मिस आ रहा? ओके गुड। आपको क्लिनिकल फीचर्स अब ये सारे जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं ये मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि पेशेंट को जो है वो कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। आपने पेशेंट से पहले ही एक्सोजिनस का तो हिस्ट्री पे रूल आउट कर लिया। हमने पेशेंट से हिस्ट्री ली प्रेडिसोलोन की टैबलेट्स की, वो खा रहा है या नहीं खा रहा? खा रहा है, एक्सोजिनस हो गया, ज्यादा चांसेस। नहीं खा रहा कोई इस तरह का, तो सबसे पहले हम करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, फिर उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे ये मसला आ रहा है। जो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसमें हम लोग सिंपली या तो यूरिनरी कोर्टिसोल को 24 आवर्स की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सर्केडियन रिदम था ना, कभी कम हो रहा था कभी ज्यादा हो रहा था, तो हम लोग अगर एक टाइम पे यूरिनरी मेजर करेंगे तो हो सकता है कि वो कम हो, तो इसलिए इसकी 24 आवर होगी। उसके अलावा लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। रात को 11 बजे आपने पेशेंट को डेक्सामेथासोन दिया 1 से 2 मिलीग्राम बस, उसके बाद आपने अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल का सैंपल ले लिया। अब खुद सोचें, अगर हम लोग ACTH देंगे, सॉरी डेक्सामेथासोन देंगे, तो डेक्सामेथासोन का क्या असर आना चाहिए? नॉर्मल फिजियोलॉजी पे डेक्सामेथासोन क्या कर रहा था पीछे से? नेगेटिव फीडबैक से फीडबैक क्या ऑफ कर रहा था? ACTH। हाँ बिल्कुल, तो ACTH को और CRH की सिक्रीशन को सप्रेस कर रहा था। ठीक है, तो नॉर्मली इसको क्या करना चाहिए? सप्रेस करना चाहिए। इसी तरह से अगर नेगेटिव हो गया यानी कि सप्रेस कर दिया है उसने, तो फिर कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो अब आप लोगों की यहीं पे जो है, अब आपने देखना है कि डिजीज है या सिंड्रोम है।
ठीक है, आप लोग उसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे कि डिजीज है या सिंड्रोम है। आपने सीरम ACTH करवाया, खुद सोचें कि अगर ACTH यहाँ पे इसको ऐसे करके रखते हैं, ACTH जो है अगर लो होगा तो उसका क्या मतलब होगा, और अगर हाई या नॉर्मल होगा तो इसका क्या मतलब होगा। लो का पहले मुझे बताए, ACTH लो होने का क्या मतलब है कि ACTH की तरफ से स्टिमुलेशन नहीं आ रही, कॉर्टिसोल फिर भी ज्यादा है, यही मतलब बनेगा ना इसका। जी ठीक है, तो ये ACTH इंडिपेंडेंट डिजीज हो गई। उसके दूसरी तरफ क्या होगा कि ACTH नॉर्मल है या एलिवेटेड है, इसका क्या मतलब है कि ACTH डिपेंडेंट है, कि ACTH में कोई मसला आ रहा है। राइट, यहां तक हो गया। तो ACTH डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का आप लोगों ने डिसीजन कर लिया। अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि अब ये low dose ACTH जो है, जी सॉरी, जब हमने लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट कराया तो हमने उसको डेक्सामेथासोन दिया 1 to 2 मिलीग्राम, तो हमने उसके कौन से लेवल्स चेक किए थे, ACTH या कॉर्टिसोल? कॉर्टिसोल लेवल हमने उसका चेक किया है अर्ली मॉर्निंग। उस कॉर्टिसोल टेस्ट में हमने देखना है कॉर्टिसोल को। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है डेक्सामेथासोन टेस्ट की, पॉजिटिव किसको कहते हैं और नेगेटिव किसको कहते हैं हम लोग। अगर 50% या 50% से ज्यादा सप्रेशन हो गई है कॉर्टिसोल की, तो इसका क्या मतलब है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, क्योंकि बाहर से जब आपने डेक्सामेथासोन दिया है, इसका मतलब बॉडी को तो डेक्सामेथासोन की जरूरत कम होगी, कॉर्टिसोल की जरूरत कम होगी, स्टेरॉइड की होगी कम। इसका मतलब क्या है कि जब बॉडी को सफिशिएंट कॉर्टिसोल है तो बॉडी को ACTH को भी कम प्रोड्यूस करवाना चाहिए और बॉडी को कॉर्टिसोल को भी कम प्रोड्यूस करवाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तो उसकी सप्रेशन 50%, मैंने आपसे कहा कि एटलीस्ट 50% सप्रेशन जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुई फिर इसका क्या मतलब है, फिर हमें लग रहा है कि ये मसला हो गया है। मसला होने की सूरत में हमें देखना है कि मसला अब कहाँ पे आ रहा है। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब ACTH को हमने देख लिया, ACTH डिपेंडेंट है या ACTH इंडिपेंडेंट है। अब देखना ये है कि ACTH जो है वो पिट्यूटरी से आ रहा है या फिर ACTH जो है वो किसी एक्सोजिनस किसी जो है वो पैरान्यूप्लास्टिक सोर्स से, किसी दूसरे सोर्स से आ रहा है। ठीक हो गया, इसका अब हमने कंफर्मेशन जो है वो करनी है। अब इसकी कंफर्मेशन जो है वो हम करते हैं हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से या फिर CRS स्टिमुलेशन टेस्ट से। हाई डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट जो है उसमें हम लोग, उसमें 1 to 2 मिलीग्राम दिया था, इसमें आपने 8 मिलीग्राम जो है ना डेक्सामेथासोन दे देना है। ठीक हो गया, अब 8 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दिया और इसी तरह से आपने अर्ली मॉर्निंग कॉर्टिसोल लेवल्स की जो है वो मेजरमेंट कर ली। इसमें अगेन सोचें कि दो काम हो सकते हैं, क्या काम हो सकते हैं कि आपने हाई डोज जब डेक्सामेथासोन दिया, ठीक है, तो ACTH या तो सप्रेस हो सकता है या फिर सप्रेस नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना। अब ACTH सप्रेस होने का क्या मतलब है कि बॉडी कहाँ से ACTH का सोर्स आ रहा है, पिट्यूटरी से, क्योंकि पिट्यूटरी ही फीडबैक लूप को मान रहा है ना, पिट्यूटरी ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फीडबैक लूप की जो है वो उसकी पाबंदी करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपने हाई डोज दिया ओवरनाइट और उसके बाद जो है वो रात को आपने 11 PM पे इंजेक्ट कर दिया, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे फिर आपने अगर लिया, और हमारे पास जो ACTH डेक्सामेथासोन की वजह से अगर उसकी सप्रेशन होगी, इसका मतलब पिट्यूटरी सोर्स है, अगर नहीं हुई इसका मतलब जो है वो एक्टोपिक सोर्स है। ठीक है, अब हर सूरत में हमने इसके बाद लास्ट स्टेप में क्या करवाना है, इमेजिंग करवानी है। हमें सोर्स डिसाइड कर लेना होता है और अल्टीमेट कंफर्मेशन इमेजिंग के थ्रू ही होती है। अगर हमें वही बात है कि एड्रेनल सोर्स लग रहा है तो हमें CT MRI एब्डोमेन भी करवा लेनी है। कार्सिनोमा, हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसी तरह से हमें कशिंग डिजीज है, हमने उसकी क्रेनियल CT MRI करवा लिया। और जो हमारे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा या सुबारिनल कार्सिनोमा या ब्रोंकियल कार्सिनॉइड है, अगर कार्सिनॉइड, तो उनकी वजह से फिर हमने वहां के करवा लिया टेस्ट। राइट,
अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, एक्सोजिनस है उसे यही आपने कहना है कि टेपर डाउन कर दे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कम कर दें, ठीक है। या अगर हम लोग उसको किसी ऐसी वजह से दे रहे हैं जिसमें हमें जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव के तौर पर उसको दे रहे हैं, तो आपने ऑल्टरनेटिव इम्यूनोसप्रेसिव फॉर एग्जांपल एजाथायोप्रिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, साइक्लोस्पोरिन है, वो उसको ऑफर कर देना कि इसको स्टेरॉइड्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ और दे दीजिए। एंडोजिनस है अगर, दो सूरतें हो सकती हैं, ऑपरेबल डिजीज है या नॉन ऑपरेबल है। ऑपरेबल में आपने हर सूरत सर्जरी करनी है, इनऑपरेबल है तो आपने ड्रग्स देनी है जिसमें मिटायरापोन, माइटोटेन और कीटोकोनाजोल एंटीफंगल, ये तीनों देने हैं। अच्छा, फिर आगे आगे एक फिनोमेना आता है नेल्सन सिंड्रोम का। अब हुआ ये, आपके पास जो है वो पेशेंट था एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के साथ, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एड्रिनल कार्सिनोमा के साथ, दोनों तरफ के एड्रिनल इन्वॉल्व थे, उसमें हमने जो है ना वो दोनों तरफ की सर्जरी कर दी। अब सर्जरी आपने कर दी, हमने तो अभी पीछे देखा है इमेजिंग करवाई थी सोर्स के मुताबिक, हमें लग रहा था एड्रिनल सोर्स है, एड्रिनल का हमने इमेजिंग करवाई, एड्रिनल की सर्जरी कर दी, लेकिन हमने जो है वो ब्रेन की इमेजिंग नहीं करवाई और ब्रेन की इमेजिंग पे जो है वो पिट्यूटरी एडिनोमा पड़ा हुआ था। फिर से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बचे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है कि कॉर्टिसोल ने जाना है एसीटीएच को इनहिबिट करना है। अब कॉर्टिसोल जो है एड्रिनल एक्टमी करके आप लोगों ने उसका सोर्स कर दिया खत्म, एसीटीएच जो है वो प्रोड्यूस हुए जा रहा है क्योंकि उसको सिग्नल यही आ रहा है कि बॉडी में कॉर्टिसोल नहीं है। एसीटीएच जो है वो बहुत ज्यादा उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी, प्रोडक्शन जब उसकी ज्यादा हो गई उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा सारा हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम कहते हैं नेल्सन सिंड्रोम, ठीक है। पहले अगर एक स्मॉल पिट्यूटरी एडिनोमा था जो कि इग्नोर हो गया, हमें पता नहीं चला, वो अब एनलार्ज हो जाएगा बहुत ज्यादा, उसकी वजह से वही प्रेशर इफेक्ट, हेडेक, बायटेम्पोरल हेमिनोपिया, क्यूटेनियस हाइपरपिगमेंटेशन, ये वाली सारी आ जाएंगी। डायग्नोसिस हम इसी तरह से एमआरआई करेंगे, बीटा एमएसएच एसीटीएच के लेवल्स, ट्रीटमेंट में हम सर्जरी करेंगे। यहाँ पे ये पिगमेंटेशन कहाँ से आई और बीटा एमएसएच हमने क्यों करवाया है? तो मेलानिन की वजह से। मेलानिन का इससे रिलेशन क्या है? वेरी गुड, लेकिन रिलेशन इसका क्या है? एसीटीएच और सिंथेसिस जो है इनका सेम रूट सेम है। मैम वो cutaneous hyperpigmentation पीओएमपी की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह प्रो-ओपियो से। मिलानो, प्रो-ओपियो मिलानो मेलानोकोरोटीन सोन, यही है ना पीएमएस, ठीक है। तो जो एमएसएच है और एसीटीएच है वो बनते हैं वहां से, प्रीकर्सर दोनों का सेम है, जब प्रीकर्सर दोनों का सेम है तो इसकी वजह से जो है वो दोनों की साइमल्टेनियस क्रिएशन होती है। एसीटीएच ने तो अपना काम करना है और एमएसएच ने जो है वो साथ पेशेंट को हाइपरपिगमेंटेशन भी करवा देनी है, ठीक हो गया। कशिंग हेड जो है ये आप लोगों का, अगर आप लोग याद रखना चाहते, ये एक्रोनिम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स के लिए, आप लोग इसको याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे, अच्छा अब ये एसीटीएच की वजह से जो हो रही थी हमारी डिजीज, उसमें भी अगर सेंट्रल और एक्टोपिक एसीटीएच वाली डिजीज में, यानी कि हमारे कशिंग डिजीज और सेकेंडरी हाइपरकॉर्टिसोलिज्म एक्टोपिक एसीटीएच की वजह से अगर हो रहा है तो उसमें ये डिफरेंस होगा बाकी सारे कशिंग साथ कि उसकी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होगी, हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया उसमें बहुत ज्यादा मार्क्ड होगा, और कशिंग सिंड्रोम के बगैर सबसे पहले पेशेंट जब आएगा तो उसको हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया होगा, बाकी फीचर जब जो है वो कशिंग के नहीं होंगे। तो इस तरह से स्मॉल सेल कार्सिनोमा वाला पेशेंट एटिपिकल कशिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। अब हम लोग थर्ड और लास्ट पार्ट पे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का, एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो हैं सेक्स हार्मोन्स, और एंड्रोजन जोना रेटिकुलरिस से आ रहे थे, डिहाइड्रोएपिएंडोस्ट्रीन, ठीक है, डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन सल्फेट और एंड्रोस्टीन डायोन इसकी क्लास मेंबर्स हैं। इनकी भी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस की तरह स्क्रीशन होती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अब इनके जो हैं वो डिफरेंट आते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अब इनके क्या डिफरेंट आते हैं, वो इस तरह से डिफरेंट आते हैं कि ये सेक्स हार्मोन्स हैं और ये सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।
इन सब का अब यहाँ पे हम जो है ना, इसके बाद हम सिंथेसिस डिस्कस करते हैं, ठीक है। सोर्स सबका सेम होता है, कोलेस्ट्रॉल से आते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पहले हम देख लेते हैं। मेल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर मेल प्यूबर्टल ग्रोथ जो होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, वो भी इनकी वजह से होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, इंक्रीज लिबिडो, एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन मसल्स एंड बोन्स, इंक्रीज्ड आरबीसीज, एग्रेशन इंक्रीज, ये सारा का सारा कहाँ से आ रहा है? एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। उसके अलावा जो है ये एक और काम भी करते हैं, एरोमेटेज के थ्रू ईस्ट्रोजेंस बनाते हैं। तो फीमेल्स में जब ये कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजेंस में, पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में खास तौर पे और मेन में, यहाँ से इनकी कन्वर्जन होती है, तो उसकी वजह से फिर ईस्ट्रोजन का सोर्स भी होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है याद कर लेना है। ये बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ BRS में कि जो हमारे पास डिहाइड्रोएपिएंडोस्टीराइन है उसकी और एंडोस्टीराइन, इन सब के अलग उसमें सेपरेट से भी लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा हमारे पास मैम एक MCQ आता है कि विच इज मोर डिफरेंसेस। पोटेंट, टेस्टोस्टेरोन या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन? हाँ ठीक है, इसमें अब इसी तरह से जिस तरह से अभी पीछे पोटेंसी हमने पढ़ी है, तो वो वाला हम लोग करेंगे। तो उसमें यहाँ पे हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, इसकी पोटेंसी जो है वो ज्यादा है टेस्टोस्टेरोन के निस्बत, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कोई 2 to 3 टाइम्स है उससे ज्यादा पोटेंसी इसकी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स क्लियर। यहाँ पे क्विकली आप लोगों ने जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान के साथ ये वाला करना है। ये मैंने कुछ चीजें जो हैं वो कर दी हैं हाईलाइट, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होती है सारे के सारे हार्मोन्स की, और यहाँ पे जो है वो आ गया एरोमाटेज। 3 एंजाइम तुम लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। 21 हाइड्रोक्सिलेज, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अगर आप लोग ये देखो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से क्या काम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल से एल्डोस्टेरोन बन रहा है, कोर्टिसोल बन रहा है और टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो हमारा जो है टेस्टोस्टेरोन यानी हमारे एंड्रोजेंस भी वहीं से बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल से सीधा सीधा रास्ता है एल्डोस्टेरोन का, और 17 अल्फा की वजह से जो है ना वो कोर्टिसोल और एंड्रोजेंस बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हाथ रख ले 17 अल्फा ना हो, ठीक है, 17 अल्फा को अगर हम लोग मिस कर दें, इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकल फंक्शन बच जाएगा और हमारे पास ना तो एंड्रोजेंस बनेगा पर ना कोर्टिसोल बनेगा, राइट। उसके बाद जो 21 हाइड्रोक्सी 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, उसकी दफा अगर हम लोग देखें तो वो सारा का सारा पाथवे रीडायरेक्ट हो जाएगा एंड्रोजेंस की तरफ, ठीक है, और इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बनेंगे। और जो हमारे पास 11 बीटा है उसकी वजह से भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का प्रीकर्सर जो है ना डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन, तो काफी स्ट्रॉन्ग मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, वो बन जाएगा, लेकिन एल्डोस्टेरोन तक नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। ये 3 एंजाइम्स आपने याद रखने हैं, 17 अल्फा, ठीक है, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। जी जी मैम हमें जैसे पता है ना, मतलब जनरली एक क्वेश्चन आता है, पास्ट में भी है बहुत दफा के प्रीकर्सर ऑफ हार्मोन या कार्टिसोल, तो जनरली आता है कि कोलेस्ट्रॉल। वहां पे एक पास्ट में क्वेश्चन है जिसमें इनको ऑप्शंस को ऐसे दिया गया है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन और 21 हाइड्रोक्सी डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरोन। तो इसका मतलब है कि हमें इनके स्टेप्स भी याद करने हैं कि कार्टिसोल कहाँ से बनता है। वो कार्टिसोल का था क्वेश्चन और उसमें 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इसका ऑप्शन दिया गया था जो इनसे रिजेंबल करता है। बाकी ऑप्शन ऐसे थे, टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टोस्टेरोन के लिए होता है और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ अकेला एल्डोस्टेरोन में आता है।
तो उसका सही ऑप्शन था ये 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, जो इसके ही फॉलोइंग मैं स्टेप्स में आता है। बिल्कुल, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप लोगों ने जो है वो बाकी याद नहीं रखना, मैं आप लोगों को इसकी एक आगे कोरिलेशन आ रही है जिसकी वजह से मैं ये तीनों बातें याद करवा रही हूँ, ठीक है? वहां पे आप नहीं, लोगों को जो है वो मसला मैंने इसलिए सिर्फ बताया कि ताकि सबको पता चले कि ऐसे पास में क्वेश्चन आया है तो हमें याद करना है, वरना हम स्किप कर देते हैं ना। हाँ, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और यही आज बात हो रही थी ना, डॉक्टर यही कहते थे ना कि हम लोग अगर टीम वर्क करें, हम लोग अगर टीम में करें तो एक टीम का वर्क जो है वो दूसरे उससे फायदा उठा सकता है और दूसरी टीम के वर्क से पहले फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? ये वही वाली बात होगी, आप लोगों की इनपुट इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है? यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आ गया है अभी, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि ये वाले सारे एंजाइम जब डेफिशिएंट हो तो वो क्या करते हैं। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, ये मैंने सिर्फ आप लोग के कॉन्सेप्ट के लिए इसमें थोड़ा सा डाला है। इसमें क्रोमोसोमल डिफरेंशिएशन भी होती है, गोनेडल भी होती है और फिनोटाइपिक भी होती है। हम लोग जो इश्यूज आगे डिस्कस करेंगे एंड्रोजन्स की वजह से फिनोटाइपिक सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, एस्ट्राडायोल की वजह से और हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो ये दोनों जो हैं इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे आती है, ठीक है? लेकिन क्रोमोसोमल, गोनेडल और फिनोटाइपिक तीनों सेक्स डेवलपमेंट होती है। फिनोटाइपिक में हमारे पास जो है वो मसला आ सकता है, वही फिनोटाइपिक डिस्क्रिप्शन जो है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन जो है वो हमारी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट है। अब इसमें होता क्या है, सिंपली मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से बन गया 5-alpha रिडक्टेज की वजह से बन गया। उसकी वजह से जो एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, प्रोस्टेट ग्लैंड में और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फीमेल्स में सिर्फ और सिर्फ ये एब्सेंट ही अगर हो जाए यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन जो है वो फीमेल सेक्स की तरफ चली जाती है, ठीक है, एस्ट्राडायोल की वजह से। और बाय डिफॉल्ट के अगर ये नहीं है टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो इसका मतलब ये है कि फीमेल जेनिटेलिया बनेंगे। अच्छा, अब एंड्रोजन्स की वजह से भी वही बात है, एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, एंड्रोजन्स जो है वो अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, ठीक है? और अगर एंड्रोजन्स हैं तो सही लेकिन आगे एक्ट नहीं कर रहे रिसेप्टर्स पे जाकर तो क्या होगा। इसकी वजह से हमारा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के, और उसके अलावा जो है वो हमारे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का। कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया जो है उसका स्टिमुलस जो है वो कहाँ जाता है, लो कॉर्टिसोल से, ठीक है? और लो कॉर्टिसोल किस वजह से होता है, एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से। कॉर्टिसोल अभी हमने बनाया पीछे, कॉर्टिसोल बनाने के रास्ते में अगर एंजाइम डेफिशिएंसीज आ जाएंगे कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। उसकी वजह से वही बात है कि एसीटीएच को तो कॉर्टिसोल चाहिए, एसीटीएच स्टिमुलेट हो के एड्रिनल ग्लैंड का करवा देगा हाइपरप्लेजिया। अब डिफरेंट एंजाइम डेफिशिएंसीज की वजह से डिफरेंट मसले मसाइल हो सकते हैं। 21 हाइड्रोक्सिलेज सबसे कॉमन है, ठीक हो गया। उसके बाद 11 और एंड पे 17 वाली जो है वो रेयर आती है। वही हो गया नेगेटिव फीडबैक, इंक्रीज एसीडीएच हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अब आप लोगों ने इसको याद कैसे रखना हो, तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर याद करने के लिए जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें 21, जो आप लोगों में से अच्छे रटा मारने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको तो शायद जरूरत ना पड़े, कुछ जो मेरी तरह होंगे कि जिनको याद करने में इश्यूज आ रहे होंगे, तो उसके लिए ये है। 2 निमोनिक्स हैं, 2 चीजों में आप देखिए 1 बाद में आ रहा है और 2 में जो है वो 1 पहले आ रहा है, ठीक है? जिसमें 1 पहले आ रहा है वो, जिसमें 1 बाद में आ रहा है वो याद कैसे रखनी है, 1 डॉग, ठीक है, एंड 1 यानी 1 डॉग ओनली 1 डॉक्टर ऑन ड्यूटी, वहां से आप याद रख सकते हैं 1 डॉक्टर ऑन ड्यूटी, एक ही डॉग है, ठीक है? एंड 1 ओनली 1 डॉक्टर ऑन ड्यूटी एंड 1 फॉर एग्जांपल आप स्टाफ कह दें। सो 1 डॉग से पहले 1 है और एंड के बाद 1 है। इसका मतलब ये है, एंड के बाद 1 का क्या मतलब है, जिनके एंड पे 1 आ रहा है दोनों के, उसमें एंड्रोजन्स क्या होंगे, एंड्रोजन्स उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डॉग जिसके वेरी गुड, ठीक है? और जिसके शुरू में डॉग आ रहा है, अब डॉग क्या कर रहा है, डॉग दिखाती हूँ आप लोगों को डॉग से क्या मुराद है मेरी, ठीक है? डॉग जो है हमारा वो ये है, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, और ये मैंने आप लोगों से कहा था ये क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, प्रिकर्सर है बट स्ट्रॉन्ग प्रिकर्सर है एक,
जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी पूरी कर सकता है। ठीक हो गया, वही वाला है 1 डॉक, तो इसका मतलब है डेफिशिएंट एग्जाम स्टार्ट्स विद 1। शुरू में अगर 1 आ गया तो इंक्रीज डॉक होगा, यानी इंक्रीज मिनरलोकॉर्टिकॉइड होंगे। एंड 1, अगर एंड पे 1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, एंड्रोजेंस इंक्रीज होंगे। अब अगर आप लोग टेबल, ये आप लोगों के सामने मैंने टेबल भी लगा दिया है। अब अगर इसको सामने रखते हुए, या इवन अगर आप लोगों को जिसको जुबानी अच्छी तरह से याद है तो वेरी गुड, 21 हाइड्रोक्सिलेज का क्या मतलब है, कोर्टिसोल कम होना ही होना है, एल्डोस्टेरोन ने भी कम होना ही होना है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के प्रिकर्सर्स जो बन रहे हैं, प्रिकर्सर से जहाँ पे एल्डोस्टेरोन कन्वर्ट होना है वहां पे एंजाइम की डेफिशिएंसी आ गई, तो एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल यानी नॉर्मल दोनों हार्मोन्स हैं वो तो कम हो गए, कम ज्यादा क्या है, एंड्रोजेंस हैं या प्रिकर्सर्स हैं। अब इसी फॉर्मूले को अगर रखते हुए हम लोग देखें 21 हाइड्रोक्सिलेज, इसके एंड पे आ रहा है, एंड था, तो इसका मतलब इसमें एंड्रोजेंस ज्यादा है, और बाय डिफॉल्ट अगर एंड्रोजन ज्यादा है तो इसमें डॉक क्या है, कम है। उसी फॉर्मूले को याद करते हुए करें। इसी तरह से 11 हाइड्रोक्सिलेज, इसके शुरू में भी 1 है, एंड पे भी 1 है, इसका मतलब इसमें दोनों काम ही हो रहे हैं, इसमें एंड्रोजन भी ज्यादा है और इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी ज्यादा है। 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को देखिए, इसके शुरू में 1 है, इसका मतलब 1 डॉक है, यानी कि 1 मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसका क्या है, ज्यादा है, और एंड्रोजन इसमें क्या है, कम है। एंड्रोजन ज्यादा वाला हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, इस तरह से इसको याद करना थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, एग्जाम में एमसीक्यू भी क्विकली कर सकते हैं। अब यहीं से जरा इनके साइन सिम्टम्स बनाने शुरू करें। साइन सिम्टम्स बनाने का क्या मतलब है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जल्दी से मुझे क्विकली बता दें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर ज्यादा होंगे तो क्या मसले, क्या क्या चीजें आएंगी। हाइपरटेंशन, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरटेंशन, metabolic हाइपरनेट्रेमिया, वेरी गुड, हाइपरकैलेमिया, hypokalemia, हाइपोकैली। वेरी गुड फॉर द करेक्शन। ठीक है, इसका मतलब आप लोग जो हैं वो अब कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, और इसके उल्ट क्या होगा, कम अगर होंगे, कौन सा, hypotension, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक acidosis, एसिडोसिस। वेरी गुड। अब आप ये देखो कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ पे कम है, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में कम है ना, नजर आ रहे हैं। और 95% में क्या होती है, 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब मोस्ट कॉमनली जो है ना वो आपको हाइपो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिंड्रोम टाइप पिक्चर के साथ ये प्रेजेंट करेगा, जिसका मतलब जहाँ पे सॉल्ट वेस्ट हो रहा होगा, सॉल्ट वेस्टिंग के साथ प्रेजेंट करेगा सिनेरियो। क्लियर, ठीक है। टिपिकल सिनेरियो जो है, क्योंकि 95% कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के केसेस 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये वाला सिनेरियो जो हमारा एक वो सारी की सारी इन चीजों में कमी के साथ आएगा। दोबारा से अगर हम सिंथेसिस पाथवे देखें, आप लोग दोबारा देखो, 21 हाइड्रोक्सिलेज जो है उसके बाद बन रहा था डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, उससे पहले जो है ना वो प्रोजेस्टेरोन है, और प्रोजेस्टेरोन के बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ही नहीं। 3 प्रिकर्सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड के थे, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड तो बॉडी के पास फिर नहीं आए, तो यहाँ पे इसलिए 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बन रहे, सारा का सारा पाथवे 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की वजह से, और कॉर्टिसोल ऑलरेडी नहीं है, तो सारा का सारा पाथवे डाइवर्ट हो जाएगा एंड्रोजेंस की तरफ। तो टिपिकल सिनेरियो जो है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड यही वाली, अगर आपको अब कुछ सोचें, अब अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोनेट्रीमिया, ये वाला सारा सिनेरियो आता है, लेकिन वो कहते हैं कि साथ एंड्रोजन एक्सेस वाले वो आपको कोई कह देते हैं एक्नी है पेशेंट को, ठीक है, हिर्सुटिज्म है पेशेंट को, विरलाइजेशन हुई है, एम्बिगस जेनिटलिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका एक टिपिकल सिनेरियो है ये क्लासिकल कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का। ठीक हो गया, okay ma'am. और इसी तरह से अब आप लोग इसको आई होप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई मसले मसाइल, ओके ग्रेट, ठीक है। इसी तरह से जनरल फिर हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा, एड्रिनल मैम एक क्राइसिस, होता है congenital adrenal hyperplasia, एक होता है एड्रोजेनिटल सिंड्रोम, वो कुछ इस तरह से। वो भी आ रहा है आगे,
ठीक है, उसके लिए आपको 5 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, राइट। हाइपोग्लाइसीमिया, एड्रिनल क्राइसिस, फेलियर टू थ्राइव, हाइपरपिगमेंटेशन, ये सब होगा। हाइपरपिगमेंटेशन का भी अब हमें फिनोमेना समझ आ गया। अब ये वाला जो है ना वो स्पेसिफिक फीचर्स क्या कहेंगे ना, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से अभी हमने हाइपोटेंशन करवा ली ना, हो गया हाइपोटेंशन। एंड्रोजन अब ज्यादा है। एंड्रोजन कहाँ पे है? एंड्रोजन का रोल क्या है टेस्टोस्टेरोन का? मेल जेनिटल ऑर्गन डेवलपमेंट में। तो अगर कोई मेल होगा जिसको कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होगा तो वो बेचारा हाइपोटेंशन मिनरलोकॉर्टिका डेफिशिएंसी के हाथों मारा जाएगा। बट उसकी जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, एम्ब्रियोनल भी और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी। ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है वो उसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी अर्ली, क्लियर। लेकिन फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में तो एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी की वजह से यानी डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास सिंपली एब्सेंट अगर हो रहा था और एस्ट्रोजन पड़ी हुई थी तो वहां से सेक्सुअल करेक्टर डेवलपमेंट हो रही थी। तो अब फीमेल में जो है वो सूडो हर्मेफ्रोडिज्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि फीमेल में मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाएंगे, मेल जो है ना वो उसकी फिनोटाइप हो जाएगी, ऑल्दो जीनोटिपिकली जीनेटिक करेक्टर पेशेंट का जो है वो फीमेल होगा। तो क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट हो गई, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गई, लेकिन अंदर ओवरीज और यूट्रस पड़ी हुई हैं, क्योंकि ओवरीज और यूट्रस की डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे इस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, वो एंटी मलेरियन हार्मोन आएगा मेल में, ठीक है। और फिर उसके साथ विरलाइजेशन, बाकी भी सारे के सारे करेक्टर्स आ जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्वियसली अब नॉर्मल हो जाएगा, इनफर्टिलिटी ऐसे पेशेंट्स को हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अपोजिट जहां एंड्रोजन डेफिशिएंसी आ रही थी उसमें क्या होगा? एंड्रोजन डेफिशिएंसी फीमेल्स में तो नॉर्मल फिनोमेना था, तो इस फीमेल को जो है वो कोई इस तरह का मसला नहीं होगा, लेकिन डिलेड प्यूबर्टी या सेक्सुअल जो है वो प्राइमरी एमेनोरिया ये वाले फीचर उसमें भी आएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो ठीक रहेगी। अब मेल में लेकिन जब एंड्रोजन डेफिशिएंसी होगी तो उसका मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगी, मेल सूडो हर्मेफ्रोडिज्म आ जाएगा यहाँ पे। उसमें जब एब्सेंस ऑफ डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को बॉडी लेगी कि यहाँ पे फीमेल जेनिटेलिया डेवलप होना चाहिए। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑब्वियसली ब्लाइंड एंडिंग विजाइना होगा और उसके पीछे क्या पड़ी होंगी? टेस्टिस पड़ी होंगी। एब्सेंट क्या होगा? यूट्रस और ओवरीज, ठीक है। और इसमें भी डिलेड प्यूबर्टी आ जाएगी, ठीक हो गया यहाँ तक कोई मसला? इस तरह से मेल जीनोटाइप में फीमेल फिनोटाइप और फीमेल फिनोटाइप में मेल जीनोटाइप किस तरह से आ सकती है, यहाँ पे वो सारा आपका क्लियर हो गया। अब आप लोग अगर डायग्नोसिस देखे तो वो भी आप खुद ही बना सकते हैं, ब्लड और यूरिन में के टेस्ट आपने हाइपोकैलेमिया और वो सारे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन वो तो आपके हो गए, वो आप लोगों ने मुझे सारे भी बताए हैं, ठीक है। लेकिन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी मदद से हम लोग यहाँ पे सबकी करते हैं स्क्रीनिंग। जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए वगैरह उसमें हर न्यूबॉर्न बेबी की जो है वो स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि बाद में आप लोग को देखिए जब एड्रिनल क्राइसिस में हाइपोग्लाइसीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसको सेव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वहां पे स्क्रीनिंग एट बर्थ हर न्यूबॉर्न की होती है और उसके अलावा जो है वो एंटीनेटल स्क्रीनिंग भी इसकी हो सकती है, ठीक हो गया। हाइपोकॉर्टिसोलिज्म होगा और उसके बाद एसीटीएच इसमें हाई होगा, वो जो है वो बेचारा अपने नेगेटिव फीडबैक के चक्रों में, ठीक है। और इसमें हम लोग करेंगे एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट में क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सेनेक्थिन टेस्ट। सेनेक्थिन जो है वो इसका एक सिंथेटिक नेम है एसीटीएच का, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? एक्सटर्नली एसीटीएच देंगे, एक्सटर्नली एसीटीएच देंगे तो उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा? एनीवन? नॉर्मली फिजियोलॉजिकली क्या होना चाहिए? एनीवन? एसीटीएच दिया तो उसे क्या होगा? कॉर्टिसोल प्रोडक्शन होगी, बिल्कुल जबरदस्त। और अगर नहीं होगी फिर एंजाइम डेफिशिएंसी, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन नहीं होगी, बिल्कुल।
ठीक है, तो आपने इसमें इसी तरह से जिस तरह से आपको पहले जो है वो स्टेरॉइड दिए थे, इसमें आपने उल्टा काम किया कि आपने एसीटीएच जो है वो दे दिया। ठीक हो गया। और स्पेसिफिक पैटर्न इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस का जो है वो आप लोग मुझे सुना चुके हैं, ये हम लोग स्लाइड स्किप कर देंगे। जनरल अप्रोच में हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट देनी है, सारी उम्र के लिए देनी है। न्यूबॉर्न्स में हाइड्रोकोर्टिसोन, एडल्ट्स में प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन। और स्ट्रेस पीरियड हमने पढ़ लिया, पेन है, फीवर है, इमोशनल एंजाइटी है, ये वाले जो सारे के सारे स्ट्रेस वाले, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन किसी वजह से हो रही है पेशेंट को, इन सारे के सारे में आपने क्या करना है, स्टेरॉइड्स की डोज एडजस्ट करनी है, वो ज्यादा करनी है। और स्ट्रेस पीरियड गुजरने के बाद, डिजीज पीरियड गुजरने के बाद दोबारा से उसको आप बेसलाइन पे ले आएंगे। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है, जहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा है हाइड्रोस्टेरॉन के दें, जहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कम है वहां पे फ्लूइड यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड दे दें। ठीक हो गया। इसकी जो सब क्लासिकल में एक सबसे ज्यादा जो लाइकली प्रेजेंटेशन होती है उसको हम कहते हैं सॉल्ट वेस्टिंग कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। ठीक है, ये इसकी सबसे ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म होती है और ये अर्ली 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर ही पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर जाते हैं, इमरजेंसी में लैंड करते हैं इसके साथ। और उनमें जो है वो फेलियर टू डेवलपमेंट, सारे जो माइलस्टोन्स होते हैं वो अचीव नहीं होते। उसके अलावा जो है उसमें सारे सेकेंडरी एम्बिगुअस जेनिटलिया सब फीमेल्स होंगी। और उसके अलावा जो है वो विरलिज्म के साइन सिम्टम साइंस होंगे वहां पे। ठीक है, तो वो वाले फिर एड्रिनल क्राइसिस में प्रेजेंट करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है नहीं एड्रिनल क्राइसिस के साथ, हाइपोटेंशन में, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ पेशेंट आएगा, उसको कहते हैं सॉल्ट वेस्टिंग टाइम। में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर देनी है, आईवी फ्लूइड रिससिटेशन जो है वो आपने आईवी फ्लूइड देना है, हाइपोटेंशन आईवी फ्लूइड से दिए, आईवी डेक्सट्रोज दे दिया हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, और फौरी तौर पे आपने ग्लूकोकॉर्ड रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। अब आ गया है हमारा एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में कहीं पे एंड्रोजन ज्यादा बन रहे थे, कहीं पे नहीं बन रहे थे, इस वजह से मसले आ रहे थे। अब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में ये होता है, एंड्रोजन बन ठीक रहा है लेकिन वो आगे जाके जहां पे उसने काम करना है वहां पे मसला आ रहा है। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन है। अब इसमें क्यूरेटिपिकली मेल ही होगा, ये फीमेल्स में तो प्रेजेंट ही नहीं करेगा। फीमेल्स में तो ऑलरेडी आप देखें बाय डिफॉल्ट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी ही है ना, इसकी वजह से वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल और बाकी सारी डेवलपमेंट होती है, तो इसकी वजह से जो है वो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होगी। एंड्रोजन्स काम नहीं करेंगे, सारे के सारे क्या काम नहीं करेंगे, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट जो है वो ही बात होगी कि एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटल मेल नहीं बनेंगे, एंड्रोजन एब्सेंस की वजह से बाय डिफॉल्ट फीमेल बनेंगे। उसी तरह से जो है वो ब्लाइंड एंड यूट्राइन पाउच होगा, यूट्राइन एजेनेसिस हो जाएगी क्योंकि बॉडी ने तो 46XY इसको कहा है ना, वो एंटी मलेरियन हार्मोन की वजह से वो वाला काम हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ टेस्टिस होंगी, बाकी भी जो काम था, जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड था और जो हमारे बर्ड्स बन रहे थे वो किसके अंडर बन रहे थे, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर, वो भी नहीं होगा। अब टेस्टिस जो है वो भी अपनी नॉर्मल प्लेस पे नहीं आ सकेंगी, तो वो जो है डिसेंड ऑफ प्रेस्टिस नहीं होगा, अनडिसेंडेड टेस्टिस रह जाएंगे, उनमें कैंसर का खतरा भी बढ़ जाएगा, पुबिक हेयर नहीं होंगे, फर्टिलिटी नहीं होगी। और अब ये फिर 46XY के साथ एक ऐसी फीमेल होगी जो कि एमेनोरिक होगी, प्राइमरी एमेनोरिक होगी और इनफर्टिलिटी होगी। ये कंप्लीट है जिसमें सब कुछ होगा। पार्शियल में फिर डिपेंड करता है कितना हार्मोन रिलीज हो रहा है, कितनी इंसेंसिटिविटी है, कितनी नहीं है, उसके मुताबिक इनमें से कोई भी फीचर ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे एक तो अंदाजा हो जाएगा। दूसरा, बिफोर प्यूबर्टी जो है वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, आफ्टर प्यूबर्टी जो है वो LH और ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। लास्ट स्लाइड दोबारा से लगा दें प्लीज। ओके, श्योर। ठीक है, इसमें जो है वो डायग्नोसिस में हमने प्यूबर्टी के बाद FSHLS ज्यादा, ईस्ट्रोजन ज्यादा, जो हमारे पास एरोमेटेज एंजाइम था उसकी एक्टिविटी की वजह से, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो नॉर्मल पे भी आ जाएगा। पहले फोर प्यूबर्टी जो है वो ज्यादा होता है क्योंकि मेन में हम देख रहे थे ना कि एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन से बना था और पोस्टमेनोपॉजल फीमेल्स में भी, तो यहाँ से इसका जो है वो डायग्नोसिस हो जाएगा। अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए हम देख लेंगे स्कैन करवा के वो कहाँ पे पड़ी हुई है। शुड वी मूव फॉरवर्ड, चलेंगे? यस मैम। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, और जेनेटिक टेस्टिंग जब करेंगे इस तरह से उस फीमेल की, तो वो क्या होगा, XY होगा।
अब आपने जब कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होगी तो एंड्रोजन बाहर से देने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने उसमें सिंपली ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट देनी है ताकि वो फिनोटिपिकली फीमेल के सारे फीचर्स रहें, ठीक है। और अगर जिसमें पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी होगी उसमें आप हाइड्रोजन एंड्रोजन थेरेपी दे सकते हैं, ताकि अगर वो मेल उसके जेनिटेलिया जो है वो इस तरह से एम्बिगुअस है मेल जेनिटेलिया की तरफ, तो आप उसमें देंगे ताकि वो फिनोटिपिकली जो है वो फिर उसकी डेवलपमेंट लाइक मेल हो जाए। और आपने जो है वो उसके जो टेस्टिस पड़ी उनको रिमूव कर देना, क्योंकि उसमें जो है वो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं, तो वो जब प्यूबर्टी के बाद हम कर देंगे। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप कहें कि यू आर बेसिकली मेल बट यू हैव दीस फीचर्स ऑफ अ फीमेल, तो वो उसके लिए साइकोलॉजिकली मसला होगा। ओके, सो एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी को कोई मसला अभी तक? ये कॉन्जेनिटल एडिनल हाइपरप्लेजिया और इसका अब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी का हो गया है कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि आप लोग बीच में पूछ रहे थे कि मैडम उसके साथ एक दूसरा भी होता है सिंड्रोम, वो क्या होता है, तो अब क्लियर हो गया? उसमें आप कोई मसला, एनी प्रॉब्लम्स? नो मैम। ओके, वेरी गुड। चलो फिर अब लोग तुम लोग तैयार हो जाओ क्विज के लिए, ठीक है। एक छोटा सा लफ्ज लिखा हुआ था ना क्विज पर डॉक्टर हिरा ने, तो सो क्विज इज हियर। ओके, सो लेडी प्रेजेंट्स विद एब्डोमिनल फैट एंड पिगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, क्या C. काम करवाएंगे आप? सी, वेरी गुड, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको जो है उसने सबसे पहले लोडोस डेक्सामेथासोन सप्रेशन का ओवरनाइट कॉर्टिसोल का ऑप्शन ही देना, उससे नेक्स्ट वाला भी आपको दे सकते हैं, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। और डायग्नोसिस क्या है इसमें? कशिंग सिंड्रोम। Cushing disease. Cushing disease. कशिंग डिजीज भी हो सकती है, सिंड्रोम भी हो सकता है। आप सिर्फ दो साइंस सिम्टम्स की बेस पे तो नहीं ना डिसाइड कर सकते, ठीक है। रिकॉल इसी तरह से थोड़ी होती है, लेकिन बहरहाल एसीटीएच ही करवाना है, बाकी टेस्ट एलिमेंट नहीं है। चलें, इसका जवाब कौन देगा? डोपामिन। E. Dopamine. Dopamine. ओके, वेरी गुड, ठीक है। और ये काम कहाँ पे कर रही थी डोपामिन? क्या काम कर रही थी? मैम Inhibition of prolactin from anti-refrigerator gland. वेरी गुड। चलें जी, अब मैक्युलर डेंसा। मैक्युलर डेंसा। Lecordens. मैक्युलर डेंसा। ठीक है। और हाइपोथैलेमस से डिफरेंट रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स आ रहे थे, पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6-7 आ रहे थे, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे थे, ठीक है। एड्रिनल के सारे सारे हमने भी पढ़ लिए हैं, ओके। हाँ, ये मैंने इसलिए ऐड किया Cholesterol. था। Cholesterol. अच्छा, कोलेस्ट्रॉल क्यों, एलडीएल क्यों नहीं? रीजन के साथ एलडीएल जवाब दो। रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन होती है। हाइपोथायराइडिज्म में भी अपरेगुलेट होते हैं। अब रेगुलेशन कब होती है? सही बता रही हैं डॉक्टर साहब ना? होती है। डेफिशिएंसी में एलडीएल रिसेप्टर्स की अप रेगुलेशन होती है। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? होना तो चाहिए ना कुछ। एनीबॉडी एल्स? आप लोगों को अच्छा होता है, आप लोग साथ साथ कह रहे थे, तो यहाँ पे क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ये मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि आप लोग जो है वो फिर इसको कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू के तौर पे लेकर आते हैं ना, कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। अब आप लोगों ने रीजन के साथ जवाब देने हैं। यही बात थी कि आप लोग जो है वो विद रीजन, अब किसी मुझे रीजन बतानी है आप लोगों ने इसलिए। No specific reason, as LDL bring cholesterol from liver to circulation, peripheral tissue, and hyperthyroidism like T3, T4, the increases cholesterol excretion through bile duct. So, आगे इसका तो नतीजा क्या निकला? शायद बी फ्री ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल।
ऑप्शन तो डी है, मैं तो आप लोगों से रीजन पूछ रही हूँ, बाकी रीजन तो आप लोग बता देते हैं ना फटाफट। LDL से ओबेसिटी हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल से वेट गेन शायद हो सकता है। सारी बातें ठीक है। आप लोगों ने मुझे कहा है कि एलडीएल, देखो थायराइड हार्मोन की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें सारी चीजें इंक्रीज हो सकती हैं। 3 चीजें इंक्रीज होती हैं, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और ए बीटा लाइपोप्रोटीन। ठीक है, अब आप लोगों से मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने ये कैसे चूज किया है? मैम क्योंकि ना बाद में एलडीएल वगैरह बाद में इंक्रीज होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म इवन माइल्ड लेवल पे भी थोड़ा होता है तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, चलें, एटलीस्ट आपके पास एक रीजन है आपके जवाब को। ठीक है, तो ये इसमें यही होता है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो इंक्रीज करता है। और जो हमारा एचडीएल, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये वाला जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया था कि जो T3 था हमारा, वो रेगुलेट करता है एलडीएल रिसेप्टर्स को, लेकिन वो तो नॉर्मली करता है। अब जब ये हाइपो होगा तो इसका मतलब डाउन रेगुलेशन हो जाएगी। ये यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपका जो है ना वो मैंने पूछा था। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है ना वो डाउन रेगुलेशन उसकी हो जानी है। हाँ, बाकी इसका आंसर जो है वो आप लोगों का ठीक है, लेकिन इसमें वही बात है कि एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ए बीटा लाइपोप्रोटीन सब इंक्रीज होते हैं, एलडीएल डिक्रीज होता है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है और कैनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐड करने का मकसद बस यही था। चलिए जी, एल्डोस्टेरोन क्या काम करती है बताएं। सोडियम सोडियम रिअब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। सोडियम की एब्जॉर्प्शन। हाँ बिल्कुल, सोडियम रिअब्जॉर्प्शन, दिस वन वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एसीटी से क्या स्टिमुलेट होता है? एंड्रोजन। ठीक है, आप लोग इससे कंफ्यूज तो हो रहे हैं। ठीक है, इसका ये तो हमने सारा पढ़ा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी, एंड्रोजन्स का भी। अच्छा जी, a 38-year-old man who has galactoria man is found to have prolactinoma. फिजिशियन ने उसको दी ब्रोमोक्रिप्टिन, इसकी वजह से गैलेक्टोरिया हो गया। ठीक, ब्रोमोक्रिप्टिन अब आप लोगों ने क्यों दी है? डोपामीन एगोनिस्ट है ना ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, फिर क्या काम करती है? अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि डोपामीन क्या काम करती है। प्रोलैक्टिन को प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है। इनहिबिट। सी होगा सी। ठीक है, तो वही जो डोपामिन काम करती है, फिर डोपामिन का एगोनिस्ट करता है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, प्रोलैक्टिन को रिलीज नहीं होने देगा। वेरी गुड। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और बाकी कहाँ कहाँ से आ रही हैं वो भी जल्दी से बता दें। बाकी जो जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी पिट्यूटरी। अच्छा, जीएनआरएच जिस ने कहा है, हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए बेसिकली जो जीएनआरएच है वो किसको रिलीज करवा रहा था आगे से? सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग जल्दी से। गोनाडोट्रोपिन है ये। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको रिलीज करवा रहा था? जीएचआरएच। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। एलएचएफएसएच को करवा रहा था। ठीक है, एलएचएस। हाँ, तो ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना इस पे। एक वो इसमें नमूनिक होता है, फ्लैट, पिग और पेग भी कुछ लिखते हैं। फ्लैट में F मींस FSH, L मींस LH, A से CTH, T से TSH, E से प्रोलैक्टिन और G से ग्रोथ हार्मोन। ये सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। फ्लैट पिग तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं निमोनिक से, कुछ लोगों को अच्छा याद रहता है तो उन लोगों के लिए। ठीक है, और डोपामिन कहाँ से रिलीज होते हैं? ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी फ्लैट पिग से, ये इस आप निमोनिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है, हाँ बिल्कुल। ऑक्सीटोसिन कहाँ से आ रहा होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली हाइपोथैलेमस से होते हैं। बिल्कुल।
गुड। ओके, ये कौन पढ़ेगा आप लोगों में से, कोई रीड करे? 16-year-old seemingly normal हम्म female हम्म is diagnosed with androgen insensitivity disorder. She ओके has never had a menstrual cycle and is found to have a blind ending vagina, no uterus, cervix or ovaries, and 46XY genotype and intra-abdominal testes. Her serum testosterone is elevated. Which of the following characteristics caused by lack of androgen receptors? अब इनमें से कौन सा काम है जो डायरेक्टली एंड्रोजन रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है? चले बताएं। आई नो सारे काम ही जो हैं वो ऑब्वियसली सिंड्रोम तो पूरा का पूरा एज ए रिजल्ट ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर डेफिशिएंसी हो रहा था, लेकिन फर्स्ट काम जो एंड्रोजन रिसेप्टर डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म से सोचें। Decrease C FSH or SCT or ये ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन। किसने कहा था? एलिवेटेड सीरम टेस्टोस्टेरोन। C बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन आके C जब काम करेगा एग्जैक्टली एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे जब काम करेगा आके टेस्टोस्टेरोन, तो इसका क्या मतलब है कि फीडबैक इनहिबिशन उसकी तरफ से जाएगी। अब जब फीडबैक इनहिबिशन नहीं जाएगी तो ठीक है LH-FSH के अंडर आता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा फिर? टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसके भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी तो देखा था ना, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। तो बेसिकली ये रिसेप्टर्स की वजह से डायरेक्टली ज्यादा है और बाद में फिर उसके ऑब्वियसली वो सारे के सारे उसकी वजह से इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, हाँ ये बताओ कौन सी डिजीज में? क्यों कॉन्स में क्या हो रहा था? कॉन्स में कहाँ मसला आ रहा था? Hyperaldosteronism. हाँ, और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म था, एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो गया। और रेनन को क्या हो रहा था उसमें? हाइपोवोलीमिया की वजह से। रेनन को क्या हो रहा था? मुझे बस एक लफ्ज में जवाब दें। inhibition. उसमें तो रेनिन कम हो रहा था। Renin हाँ तो फिर increase. हाँ तो फिर कौन सिंड्रोम कैसे बना? नो आई ठीक थिंक है, डी। वो कैसे? आप लोग विद रीजनिंग ही आप लोगों की हैबिट जो है ना वो हम ठीक करने की कोशिश करें। ओके, ये किसी ने डी कहा, डेल्टा कहा है? जी चलो भाई डेल्टा वाले जवाब दो क्योंकि डेल्टा जो कहा है। ओके हाँ बताओ। हाँ, तुम लोगों की किताबों में जो है वो यही जवाब है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सवाल गलत है इसलिए मैंने ऐड किया था। ठीक है, सवाल ही गलत है, सारे ऑप्शंस गलत हैं। इसलिए देखो आप लोगों को यही बात समझाने के लिए कि रेनिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज जो है वो तो हाइपोवोलीमिया में होना चाहिए ना, हाइपोटेंशन में होना चाहिए। अब ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, कशिंग, कॉन, एड्रिनल सब हाइपरटेंशन कॉज करे। अब कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया जो है ना वो इस तरह से जवाब हो सकता है कि अगर हम 95% वाली बात को कहें, लेकिन उसमें दोनों काम हो रहे थे। इसमें कोई हमें ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि भाई ये वाली डेफिशिएंसी है एंजाइम की, तब तो मैं कहूँ कि ओके ये वाला जो है ना वो पीछे से वो तो इंक्रीज्ड है आगे से, चूंकि एल्डोस्टेरोन ही नहीं आ रहा, वो ही नहीं बन रहा, तो इसलिए मसला आ रहा है। ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये इस तरह इस सवाल का मकसद ये था आपको ये बताना कि आप अपने गट्स पे ट्रस्ट करें। इस तरह के क्वेश्चन में अब सी में इस तरह से आंसर हो सकता है, बिनाइन कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अब कॉन्जेनिटल का वर्ड नहीं है, अब आपको क्या पता है एड्रिनल हाइपरप्लेजिया कशिंग की वजह से कशिंग कॉज कर रहा है, उस वजह से हुआ है, या फिर कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पिछले सही नहीं है। ये अगर बिनाइन एसेंशियल हाइपोटेंशन हो तो जाहिर है हाइपोटेंशन में रेनिन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन और रिकॉल से घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही मकसद था, आप लोगों को सही आता है, अपने नॉलेज को अपने ट्रस्ट करना है। ठीक है, अपने नॉलेज को क्वेश्चन नहीं करना और ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप रूल आउट करो चीजों को। तो कशिंग में क्या होता है, फिर रेनिन को क्या होगा, पूरा प्रोसीजर याद करो। ये फिजियोलॉजी के लेक्चर जो हैं ये इसीलिए लंबे जा रहे हैं बाकी से, क्योंकि आप लोग को इसमें पूरा जो पाथवे प्रोसीजर है उसको बताने की कोशिश की जाती है कि आप लोग
उसको याद रखें, कहीं पे किसी स्टेप में आपको कोई मसला भी हो तो आप पूरा याद करके कि यहाँ से ऐसे 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 चीज होनी है, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन पे जो है वो मैम मेरा एक हम क्वेश्चन था कि ये जो कॉर्टिसोल का इसका ब्रोंकस में क्या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ब्रोंको डायलेशन करवाता है ना कॉर्टिसोल जो हमारे लंग्स में। सॉरी आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो या मेरा तो आप क्वेश्चन था टाइप कि कर दीजिए दोबारा। हाँ जी हाँ मैं हाँ क्या पूछ रही थी कि जैसे कॉर्टिसोल जो है वो हमारे लंग्स में ब्रोंको डायलेशन करवाता है ना या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि तो एक सोचे बीसीक्यू था जैसा में मुझे कंफ्यूजन जो हुई है, क्योंकि जाहिर है हम तो स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं ब्रोंको डायलेशन वगैरह करवाने के लिए, मतलब जैसे एक्सरसाइज भी लेते हैं, तो था सर्केडियन रिदम में मैक्सिमम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कब होगी। तो कॉर्टिसोल अगर मॉर्निंग में मैक्सिमम होता है तो फिर वो मॉर्निंग में तो नहीं ना हो सकती, मतलब ये तो मुझे बिल्कुल कंफ्यूजन हो रही थी। तो मतलब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो तो सबसे ज्यादा मिनिमम होनी चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि सुबह के टाइम एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादा होता है एस्थमा, तो इसका क्या रीजन होता है, ये थोड़ा लिंक मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। अब आपकी बात सही है, असल में ना आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हो कि कॉर्टिसोल के दो कामों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। कॉर्टिसोल जो होता है ना वो उसकी वजह से जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ही होती है। अब कॉर्टिसोल जो एस्थमेटिक में हम दे रहे होते हैं ना ब्रोंकोडायलेटर्स, तो दूसरे होते हैं जिनके साथ हम नेबुलाइज करवा रहे होते हैं, इसको तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे ही दे रहे होते हैं, ठीक है। वो जो सारे के सारे उसकी वॉल इतनी सूजी हुई होती है ना, वहाँ पे इतनी सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहे होते हैं। अब ये तो अलग अलग चीजें हैं, सब एस्थमा में सब कुछ जो हम ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं ना वो इसलिए नहीं दे रहे होते कि सब कुछ ब्रोंकोडायलेटर करवाए काम, ठीक है। कुछ चीजें हम ब्रोंकोडायलेशन के तौर पर, कुछ चीजें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर दे रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि कॉर्टिसोल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, मतलब यही हाँ होगा ना नॉर्मल फिर। फिजियोलॉजिकली में जो है ना वो करवाता है। इसकी एविडेंस जो है ना वो यही है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन मतलब करवाता है, लेकिन जो इसका हम देते हैं वो बहुत ज्यादा मार्क्ड इफेक्ट नहीं होता। जो हम इसको देते हैं वो हम लोग इसलिए देते हैं कि हम इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे देते हैं, ठीक है। वो इफेक्ट इसका ज्यादा प्रोनाउंस होता है ना। अभी हमने देखा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन इस तरह से वो माइल्ड और बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट है ना, तो जो हमने तो जो इसका मेजर काम पड़े हैं वो वाले देखे। मैम इसकी कॉर्टिसोल की यही एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफेक्ट है, इसी की वजह से रिएक्टिवेशन होती है टीबी की, जो रिएक्टिवेशन ऑफ टीबी होगा, रिएक्टिवेशन ऑफ टीबी एंटी इन्फ्लेमेटरी की वजह से क्यों होना है, वो तो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट की वजह से होगा ना। आप खुद देखिए लिम्फोसाइट्स ही नहीं है, इम्यूनिटी ही नहीं है बॉडी के पास, ठीक है। लेकिन